पकड़ लेता है। गोल लगाता नहीं हो राजा। हेलो हेलो हेलो। हाँ ठीक कीजिए। रिकॉर्डिंग ऑफ किया है ना ऊपर का। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। बत करके हाँ चाहिए ना, यहाँ आपका कौन काम। रात सनम रोते हैं, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। आइए सर हम लोग चलते हैं न्यूटन के गति के नियम पे। न्यूटन के गति का पहला नियम हम लोगों ने कल पढ़ा था कि अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में तो गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। इसी को गैलीलियो का नियम, इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कहा इससे बल की परिभाषा मिलती है। उसके बाद न्यूटन का दूसरा नियम, किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होगा। यहीं से हम लोगों को एक सूत्र मिला था, जिस सूत्र को हम लोगों ने F बराबर ma कहा था। F का SI मात्रक kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जिसको हम न्यूटन कहते हैं। F का SI मात्रक kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जिसको हम न्यूटन कहते हैं। F का CGS मात्रक ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जिसको हम डाइन कहते हैं। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। बल एक सदिश राशि है, इसकी दिशा और परिमाण दोनों होता है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होता है। सर वजन के समान या उससे ज्यादा होता है, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। इसके बाद कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ेंगे। इसके एग्जाम्पल्स को देखने से पहले न्यूटन का तीसरा नियम क्या है सर? ये कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी मारोगे तो चोट लगेगा। ये कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अगर किसी को मारोगे ना तो चोट लगेगा, यही ना होता है। और ये भी बात कहता है न्यूटन के तीसरे नियम से में दो बातें स्पष्ट होती है। देखो ये कहता है न्यूटन का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के तीसरे नियम से दो बातें स्पष्ट होती है। बल हमेशा जोड़े में होता है, यह कभी अकेले नहीं होता है। बल हमेशा जोड़े में होता है, यह कभी अकेले नहीं होता। सर दो बातें क्या क्या स्पष्ट होती है कि बल जो है हमेशा जोड़े में, अगर क्रिया करोगे किसी को मारोगे तो प्रतिक्रिया तुमको चोट लगबे करेगा। दूसरा ये क्या कहता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर होता है। जैसे अगर क्रिया इस पर हुआ तो प्रतिक्रिया इस पर होगा। कहता है सर कि अगर क्रिया इस पर हुआ तो प्रतिक्रिया इस पर होगा। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर होता है। अगर इस पर क्रिया हुआ, इस पर हम इसे मारे, तो अगर हमरा पे क्रिया हुआ तो एकरा पर प्रतिक्रिया होगा। और बल हमेशा जोड़े में होगा कि यानी अगर क्रिया होगा तो प्रतिक्रिया का बल होवे करेगा। कहता है बल हमेशा जोड़े में होगा, यह कभी अकेले नहीं होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। कहते हैं, ध्यान दीजिएगा सर, एक महिला, इसका एग्जाम्पल है, फिर इसके बाद एग्जाम्पल पर हम अलग से बात करेंगे। कहते हैं न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है कि मारेंगे तो चोट लगेगा, मारेंगे तो क्या लगेगा? चोट लगेगा। अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं हमको ममा। अब हम सर न्यूटन ने कितने नियम दिए? न्यूटन ने सर 3 नियम दिए। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए।
एक दिया पहला नियम, गौर फरमाइएगा जनाब, एक दिया प्रथम नियम, दूसरा दिया द्वितीय नियम, और तीसरा दिया तृतीय नियम। न्यूटन के गति के 3 नियम थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ठीक है, अब प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम की अगर हम बात करें तो यह है क्या? अगर हम प्रथम नियम की बात करें, न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम था, पहला नियम था, इसी को हम लोग गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, इसी को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम, इसी को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। ये कहता था कि अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो स्थिर रहेगा, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगा, तब तक जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगे। और न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि आरोपित बल जो होगा वो संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होगा। संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होगा, मतलब संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होगा। और तृतीय नियम कहता है कि क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होगा। क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होगा। क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होगा। इससे अगर हम बात करें सर, इससे हमें बल की परिभाषा मिलती है। यहां आओगे सर तो द्वितीय नियम से हमें बल का सूत्र मिलता है, और तृतीय नियम से हमें बल की प्रकृति का पता चलता है। तृतीय नियम से हमें बल की प्रकृति का पता चलता है। पहले नियम से बल की परिभाषा, दूसरे से सूत्र, और तीसरे से बल की प्रकृति का पता चलता है। ठीक है, अब गौर फरमाइएगा। इसके बाद एग्जाम्पल्स पे आते हैं कि इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा सर। प्रथम नियम, इसी को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसी को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ये होता है सर गति या विराम का विरोध। गति या विराम का विरोध, यह पहला नियम है। द्वितीय नियम की अगर बात करें हम, तो द्वितीय नियम हो जाता है सर गति या प्रथम नियम जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, गति या विराम का विरोध। द्वितीय नियम की अगर हम बात करें तो द्वितीय नियम आपका हो जाएगा सर प्रथम नियम जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, गति या विराम का विरोध। द्वितीय नियम की अगर बात करोगे तो यह हो जाता है चोट कम या अधिक लगना। और अगर हम तृतीय नियम की बात करें तो यह हो जाएगा चोट लगना। देखो इतने से सब एग्जाम्पल हो जाएगा। अब बोलोगे सर कैसे, तो गौर फरमाइएगा, देखिएगा ऐसे हम समझाने की कोशिश करते हैं। पहले आप सर इस पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिए। तुझे पाने की जिद हमको, कहते हैं सर प्रथम नियम या जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम, गति या विराम का विरोध, ये हो जाएगा आपका प्रथम नियम। द्वितीय नियम हो जाएगा चोट कम या अधिक लगना, और तृतीय नियम हो जाएगा सर आपका चोट लगना। तृतीय नियम आ जाएगा आपका चोट लगना। तृतीय नियम हो जाएगा सर चोट का लगना। हेलो, चोट का लगना, गौर फरमाइएगा, चोट का लगना हो जाएगा आपका तृतीय नियम। एकदम आराम से सर आप कहिएगा हम सर कैसे समझेंगे। प्रथम नियम जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, एक के बात है, ये होता है गति या विराम का विरोध। द्वितीय नियम हो जाएगा चोट कम या अधिक लगना। तृतीय नियम हो जाएगा चोट का लगना। तृतीय नियम हो जाएगा सर चोट का लगना। प्रथम नियम जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, गति या विराम का विरोध। द्वितीय नियम हो जाएगा चोट कम या अधिक लगना। तृतीय नियम हो जाएगा चोट का लगना। ठीक है,
जैसे आपको कहेगा पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना, तो कहीं चोट का बात है? चोट चाट का बात अगर नहीं रहे, चोट का बात रहेगा तो द्वितीय या तृतीय, और चोट चाट का बात नहीं रहेगा तो प्रथम नियम। अब देखिए सर, अगर कह देगा द्वितीय नियम, अगर कह देगा कि एक द्वितीय नियम की अगर हम बात करें तो द्वितीय नियम में अगर आपको कह देता है कि एक महिला कुएं से रस्सी को खींच रही है और गिर गई, ओकरा चोट लग गया, रस्सी टूट जाने से महिला गिर गई, ओकरा चोट लग गया, तो चोट खाली लगा है, कम ज्यादा की बात नहीं किया है, तो तृतीय नियम। अगर कहेगा एक टेनिस की गेंद है, क्रिकेट की गेंद है, टेनिस की गेंद से कम चोट लगता है, क्रिकेट की गेंद से अधिक चोट लगता है, चोट कम ज्यादा का बात किया, इसलिए द्वितीय नियम। गौर फरमाइएगा, अगर चोट कम ज्यादा का बात करेगा तो द्वितीय नियम, चोट खाली लग गया तो तृतीय नियम। कहते हैं सर कि अगर, ध्यान दीजिएगा सर, अगर गति या विराम का विरोध है, ये प्रथम नियम है। जैसे आपको कहेगा एक ग्लास के ऊपर सिक्का रखा है, सिक्का के ऊपर, एक ग्लास के ऊपर पेपर है, पेपर के ऊपर सिक्का है, पेपर खींच लिए, सिक्का गिर गया, कौन नियम? तो भैया गति या विराम, चोट का बात तो किया नहीं है, चोट का बात नहीं किया, इसका मतलब प्रथम नियम। अगर कह देगा गद्दा पर कूदते हैं तो चोट कम लगता है, अब जमीन पर कूदते हैं तो चोट अधिक लगता है, चोट कम ज्यादा का बात कर दिया, द्वितीय नियम। कहेगा बंदूक के पीछे हटने से, बंदूक से गोली चलाने पर, बंदूक के पीछे हटने पर चोट लग गया, तो चोट खाली लग गया ना, तो तृतीय नियम। ठीक है, चोट कम ज्यादा होगा तो द्वितीय नियम, चोट लग जाएगा खाली तो तृतीय। हमको कहेगा एक थप्पड़ हम मार दिए, चोट लग गया, तो चोट लग गया खाली तो तृतीय नियम। और अगर कह देगा कि चोट कम या ज्यादा लगा, चोट कम या ज्यादा लगा तो द्वितीय नियम। क्लियर? अब देखिए सर, प्रथम नियम जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, इसको गति या विराम का विरोध प्रथम नियम, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहलाता है। द्वितीय नियम हो गया चोट कम या ज्यादा लगना, तृतीय नियम हो गया खाली चोट का लगना। जैसे आपको कह देगा कि एक आदमी को दो थप्पड़ मारे, पहले थप्पड़ से चोट कम लगा, दूसरे थप्पड़ से चोट ज्यादा लगा, तो हम कहेंगे चोट कम ज्यादा का बात कर रहा है, द्वितीय नियम। कहेगा चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने से व्यक्ति आगे की ओर झुक गया, चोट का बात नहीं कर रहा है, प्रथम नियम। कहेगा रुकी हुई गाड़ी अचानक चल पड़ने से व्यक्ति का आगे की ओर झुक जाना, तो कहेंगे भैया चोट का बात किया नहीं, प्रथम नियम। कहेगा नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना, तो क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया है, आगे एक्शन होगा पीछे रिएक्शन होगा, तो यह तृतीय नियम हो जाए। रॉकेट क्या उड़ना, तो रॉकेट नीचे क्रिया करता है, ऊपर प्रतिक्रिया करता है, तो रॉकेट का उड़ना तृतीय नियम हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, हम चलते हैं सर इसके एग्जाम्पल्स में। प्रथम नियम का जो एग्जाम्पल है, प्रथम नियम का एग्जाम्पल है ये प्रथम नियम है कि अगर नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, और गति में है तो गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक है, गौर फरमाइएगा। न्यूटन के गति का जो पहला नियम है, इसमें हमने कहा कि गति या विराम का विरोध होगा तो वो पहला नियम होगा, चोट का बात नहीं करेगा। देखो, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने से यात्री का आगे की ओर झुक, रुकी हुई गाड़ी में अचानक चल पड़ने से यात्री का पीछे की ओर झुकना, दरी को छड़ी से पीटने पर धूल कणों का गिरना, कहीं चोट का बात नहीं करेगा। पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्ती का गिरना, एक ग्लास के ऊपर पेपर रखा है, उसके ऊपर सिक्का रखा जाता है तो पेपर के खींचने से सिक्का का ग्लास में गिर जाना, कांच में पत्थर मारने से फूट जाना और गोली मारने से छेद हो जाना। कांच में अगर पत्थर मारोगे तो फूट जाएगा, गोली मारोगे छेद हो जाएगा। चोट का बात नहीं किया। अब चोट का बात कैसे करेगा वो भी हम तुमको दिखाते हैं। द्वितीय नियम में आओ, द्वितीय नियम में आओगे तो ये तो सर कुछ बातें हैं, ये तो हम अलग से बताएंगे। इसके एग्जाम्पल में आओ, टेनिस की, इसमें द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम में चोट कम या ज्यादा होगा, चोट कम या अधिक होगा। टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगता है।
सर टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगता है, तो ऑब्वियसली चोट कम या ज्यादा है, दूसरा नियम हो जाएगा। गड्ढे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगता है, चोट कम या ज्यादा है, दूसरा नियम हो जाएगा। ऊंची कूद या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे, चोट कम ज्यादा है, द्वितीय नियम हो जाएगा। बड़े कील को अधिक गहराई तक, अगर बड़ा सा कील है उसको अधिक गहराई तक ठोकना है तो हथौड़े से अधिक चोट किया जाता है, तो अधिक चोट किया जाता है, इसका मतलब ये अधिक चोट किया जाता है, इसका मतलब ये दूसरा नियम है, क्योंकि चोट कम या ज्यादा की बात करेगा, दूसरा नियम होगा। कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट करता है, तो अधिक चोट कम या ज्यादा की बात करेगा, दूसरा नियम हो जाएगा। अब तीसरा नियम में खाली चोट लगता है। न्यूटन का तीसरा नियम में हमने क्या कहा था इसके एग्जांपल्स में, खाली चोट लगेगा। एक महिला कुएं से पानी खींच रही है, रस्सी के टूट जाने के कारण चोट लग जाता है, कम ज्यादा नहीं होगा, खाली चोट लग जाएगा, तो ये द्वितीय नियम। बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक के पीछे हटने के कारण चोट का लगना, द्वितीय नियम है। जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट करना, खाली चोट कर रहा है, कम ज्यादा की बात नहीं कर रहा। पानी में तैरते समय पानी पर चोट करना, पानी में तैरते हो तो पानी पर चोट करते हो ना, ये भी तृतीय नियम है। नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना या रॉकेट का उड़ना, ये तो दोनों आपको ध्यान में रखना होगा, इसमें चोट वाला थ्योरी काम नहीं करता है, ये सब जानता है। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के गति का तीसरा नियम है, और नाव से कूदोगे तो नाव का पीछे हटना, यह भी न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। अब देखिए सर, कहते एक महिला कुएं से पानी खींच रही है, हमने कहा था सर, क्या कहा था, देखो प्रथम नियम जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, गति या विराम का विरोध, ये प्रथम नियम है। गति या विराम का विरोध ये प्रथम नियम है, गति या विराम का विरोध ये प्रथम नियम है। चोट कम या ज्यादा लगना ये द्वितीय नियम है। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, प्रथम नियम जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, गति या विराम का विरोध प्रथम नियम, द्वितीय नियम चोट कम या ज्यादा लगना द्वितीय नियम, तृतीय नियम चोट का लगना तृतीय नियम है। न्यूटन चचा का ये तीनों नियम है। शाहुल कुमार जी, ठीक है, गौर फरमाइएगा एकदम आराम से। हमने कहा कि चोट कम या ज्यादा लगना द्वितीय नियम है, चोट का लगना तृतीय नियम है। तुमको कह देगा बताओ कि ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है, ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है जिससे चोट कम लगे। तुम कहना भैया चोट कम लगा, तो द्वितीय नियम है। कहेगा बंदूक के पीछे हटने से चोट लग गया, कहना चोट लग गया खाली, तो तृतीय नियम। कहेगा पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिर जाना, कहना चोट का बात नहीं किया, प्रथम नियम है। ठीक है, हमसे मोहब्बत करके दिन रात सनम जो मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और हो। अब देखो चलो, कुछ पॉइंट्स जो हमने फिर से सर हम बताने थे। न्यूटन का पहला नियम क्लियर है, इसके एग्जांपल्स गति या विराम का विरोध होगा, ये क्लियर है, बराबर है में। उसके बाद ये यूनिट सारे क्लियर हैं। अब ये बातें सर हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। सर बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देगा। सही बात है, अगर अस्थिर है तो गति में ला देगा, गति में है तो अस्थिर कर देगा। बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देगा। अगर अस्थिर है तो गति में ला देगा, और गति में है तो अस्थिर कर देगा। तो कहते हैं बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देता है। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में परिवर्तन न होना दृढ़ता कहलाता है। दृढ़ होना, रिजिड का मतलब होता है आकार। बल लगा दोगे कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। जैसे हीरा ले लो, लोहा ले लो,
उस पर बल लगा दोगे जल्दी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब वो दृढ़ बॉडी है, रिजिड बॉडी है। जब तक बल नहीं लगेगा गति एक समान होगा। सर बल अगर मान लो कोई वस्तु ऐसे जा रहा है तो तुम जब तक पीछे से ठोकोगे नहीं तब तक गति उसका जैसे है वैसे ही रहेगा, एक समान रहेगा। कहता है जब तक बल नहीं लगेगा गति एक समान होगा। अगर कोई वस्तु दृढ़ है, दृढ़ है मतलब उस पर बल लगाने से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो बाह्य बल लगने के बाद भी आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर कोई वस्तु दृढ़ है तो बाह्य बल लगने के बाद भी उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वही बात है, क्योंकि वो रिजिड है। जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री। देखो अगर बल एगो इधर लग रहा है तो 180 डिग्री, और दोनों अगर सेम दिशा में लगेगा 0 डिग्री। कहता है तथा जब समान दिशा में लगता है तो 0 डिग्री बनता है। बल के विपरीत विस्थापन हो तो नकारात्मक बल कहलाता है। सर अगर बल के विपरीत, जैसे बल इधर लगा रहे हैं और विस्थापन इधर हो रहा हो तो नकारात्मक विस्थापन, ऑब्वियसली विपरीत होगा तो नकारात्मक होगा, सेम दिशा में होगा सकारात्मक होगा। एक लाइन का बात सर समझिए, हम बल के बारे में कुछ बातें हैं जो समझ लीजिए। अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं खूब और उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इस बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। और ये वस्तु को सर हम अगर बल लगाते हैं तो जितना से इसको उठाना चाहिए अगर उतना ही बल हम इस पर लगा देते हैं, या उस जितना इसका भार है उससे उतना या उससे ज्यादा बल लगाएंगे तब इसको हम उठा पाएंगे। और अगर हम सर बात करें कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा 0 डिग्री हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा तो 180 डिग्री पर बल लगेगा। बल के विपरीत विस्थापन नकारात्मक होता है। बल के विपरीत विस्थापन नकारात्मक होता है, सकारात्मक नहीं होता है। ये तो हम बोलिए दे चोट कम या ज्यादा लगना दूसरा नियम है, और चोट खाली लग गया तो तीसरा नियम है। पहला नियम बल का परिभाषा देता है, दूसरा सूत्र देता है, तीसरा बल की प्रकृति का पता चलता है। हम ये भी लिख दिए, गति या विराम का विरोध प्रथम नियम है, चोट कम या ज्यादा लगना द्वितीय नियम है, चोट खाली लग गया तृतीय नियम है। अब बल के प्रकार हैं। बल 2 प्रकार के होते हैं सर, एक संतुलित बल होता है, एक असंतुलित बल होता है। बल के 2 प्रकार है, एक संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। ठीक है, संतुलित बल की अगर हम बात करें तो जितना इधर 300 न्यूटन है इधर भी 300 न्यूटन होगा तो कहेंगे हम संतुलित बल है। मतलब इसमें गति नहीं होगा। अगर ये कोई वस्तु को खींच रहा है 300 न्यूटन इधर 300 न्यूटन इधर, जितना बल हम सर इधर लगा रहे हो उतने बल इधर लगाएंगे तो कोई गति नहीं होगा। 300 न्यूटन इधर 300 न्यूटन इधर, कोई गति नहीं होगा। असंतुलित बल में क्या होगा, 300 न्यूटन इधर है 200 न्यूटन इधर होगा तो असंतुलित बल होगा, तो जिधर ज्यादा बल होगा उधर गति हो जाएगा। यहां अगर परिणामी बल अगर मान लो दोनों 300 है, इधर 300 है और इधर भी सब 300 है, इधर और इधर, तो भैया परिणामी बल जो होगा वो 300 - 300 = 0। परिणामी बल 0 हो जाएगा। परिणामी बल जो होगा वो 300 - 300 = 0 हो जाएगा। असंतुलित बल ये 300 है, 400 है। और संतुलित बल की अगर हम बात करें, देखो संतुलित बल यहां डेफिनेशन भी देख लो। संतुलित बल वह बल जो बराबर तथा विपरीत दिशा में हो। देखो 300 इधर 300 इधर, इस बल से गति में परिवर्तन नहीं होता, कोई गति नहीं होगा, क्योंकि जिधर जितना इधर उतना इधर भी खींच रहे हैं। परिवर्तन अधिक नहीं होता है, लेकिन अधिक होने पर अवस्था बदल जाएगा। जब बहुत ज्यादा तुम खींचोगे तो 300 इधर 300 इधर, मान लो 10,000 इधर और 10,000 इधर लगा दो, टूटिए जाएगा, अवस्था बदल जाएगा, लेकिन गति बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। लेकिन जब असंतुलित बल में क्या होता है सर कि जिधर बल ज्यादा होता है उधर, इधर 400 है तो 400 की ओर गति हो जाएगा। कहते हैं इसमें सर गति होगा। कहते हैं असंतुलित बल वह बल है जो असमान तथा विपरीत होता है। देखिए असमान होगा, 400 इधर 300 तो असमान हो गया, विपरीत हो गया, एगो इधर एगो इधर, और वस्तु को गति प्रदान करता है। और वस्तु की गति किधर की ओर होगी, जिधर ज्यादा बल होगा उधर की ओर गति होगी, जिधर ज्यादा बल होगा उधर की ओर गति होगी। अपना जहां है सबसे प्यारा। बिहार पुलिस वालों के लिए सर कुछ सूचनाएं हैं जो हम लोग सर शेयर करेंगे, उसके लिए हम एक आज वीडियो बनाने वाले हैं। देखिए संतुलित बल क्या होगा सर, संतुलित बल 300 इधर कर दोगे संतुलित बल होगा। अगर 300 न्यूटन इधर 300 न्यूटन इधर देते हो तो उसे हम संतुलित बल कहेंगे।
अगर हम 300 इधर होगी, अपना जहां है सबसे प्यारा। बिहार पुलिस वालों के लिए सर कुछ सूचनाएं हैं जो हम लोग सर शेयर करेंगे, उसके लिए हम एक आध वीडियो बनाने वाले हैं। देखिए संतुलित बल क्या होगा सर, संतुलित बल 300 इधर कर दोगे संतुलित बल होगा। अगर 300 न्यूटन इधर 300 न्यूटन इधर देते हो तो उसे हम संतुलित बल कहेंगे। अगर हम 300 इधर और 300 इधर देते हैं तो यह संतुलित बल कहलाता है। और अगर हम 300 इधर और 400 इधर देते हैं तो इसको हम असंतुलित बल कहते हैं, और इसमें गति होगा। ये जो संतुलित बल है इसमें गति नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा जब बढ़ा दोगे तो इसकी अवस्था परिवर्तित हो जाएगा, टूट जाएगा। रिजिड बॉडी किसको कहते हैं? जिस पर बल लगाए उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, रिजिड बॉडी कहते हैं। अब आते हैं सर कोई पिंड सतत चाल से चलेगी, इसका अर्थ है कोई बल कार्य नहीं कर रहा। सतत चाल मतलब सर 0 से 4 मीटर पे गया, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इसका मतलब उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, क्योंकि बल लगेगा 2 से 3 हो जाएगा। कह रहा है अगर कोई पिंड सतत चाल से चलेगी तो इसका अर्थ है कोई कार्य नहीं कर रहा है। अब आ जाइए सर, एक घोड़ा तांगा को खींच रहा है, तो घोड़ा आगे बढ़ता है किसके कारण? मान लीजिए सर ये घोड़ा तांगा को खींच रहा है, तो घोड़ा तांगा को खींच रहा है तो सर घोड़े द्वारा तांगे पर लगाए गए बल के कारण ये घोड़ा इस पर बल नहीं लगाता है। ये घोड़ा इस पर बल लगाता था, ऐसे ऐसे करता हूं, ऐसे धकेलता पीछे की ओर, उससे नहीं चल रहा है। तांगे द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के, ये तांगा भी इस पर बल नहीं लगा रहा है। एक है घोड़े द्वारा पृथ्वी पर, घोड़ा जो पृथ्वी पर बल लगा रहा है, ये 3 नंबर ऑप्शन नहीं। पृथ्वी जो घोड़े पर बल लगा रही है सर, जो एक्शन घोड़ा कर रहा है उसका जो रिएक्शन होता है उससे वो आगे बढ़ती है। एक्शन देन रिएक्शन, रिएक्शन से आगे बढ़ती है, यानी पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण घोड़ा आगे बढ़ता है। घोड़ा जो एक्शन करता है तो उसका जो रिएक्शन होता है उससे उछल उछल के वो आगे बढ़ता है। लड़का इसमें अनाधुन अटपट मार देता है। घोड़ा द्वारा तांगे पर बल नहीं लगाया जाता, तांगे द्वारा घोड़े पर बल लगाने के कारण नहीं होता है। तांगा कभी बल लगाएगा और घोड़ा कभी तांगे पर लगाएगा तो घोड़ा तांगा पीछे चल जाएगा। पृथ्वी पर जो ये घोड़ा बल लगाता है उसके बराबरता विपरीत जो क्रिया के बराबरता विपरीत जो प्रतिक्रिया होती है, उसे प्रतिक्रिया के कारण ये आगे बढ़ता है। इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका डी फॉर डॉग। इसमें बड़ा बच्चा कंफ्यूज करता है। इसके बाद हम चलते हैं सर घर्षण की दुनिया में। व्हाट इज फ्रिक्शन? सर घर्षण एक प्रकार का बल है जो गति का विरोध करता है। घर्षण जो है वो एक प्रकार का बल है जो गति का विरोध करता है। जैसे ये अगर इधर की ओर ये खींच रहा है, ये क्रिया है, गति इधर होगा क्योंकि इधर ये खींच रहा है, इसके विपरीत प्रतिक्रिया होगा। इधर अगर क्रिया होगा तो इसके विपरीत प्रतिक्रिया होगा, तो इसी को हम घर्षण बल कहते हैं। क्रिया इधर होगा, इसके विपरीत प्रतिक्रिया जो होगा, विरोध बल जो लगेगा, गति का विरोध करने वाला जो बल होता है उसी को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल वह बल है जो गति का विरोध करता है। सर गौर फरमाइएगा, घर्षण बल वह बल है, इधर अगर सर गति हो रहा है तो इसका विरोध करेगा घर्षण बल। घर्षण बल एक प्रकार का विरोध बल है। पेट बढ़ गया है, चलो। घर्षण बल जो है वो एक प्रकार का विरोध बल है। अगर इधर गति होगा तो इधर घर्षण कहते हैं। देखो इधर गति है, इधर घर्षण है। इधर अगर गति है तो इधर की ओर घर्षण है। घर्षण बल एक प्रकार का विरोध बल है जो गति का विरोध करता है।
घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल को क्षयकारी या छिन्न बल भी कहते हैं। तो इसलिए सर, क्योंकि स्नेहक लुब्रिकेंट डालकर, ये देखो मोबिल वगैरह डालकर हम घर्षण को, जो गाड़ी वगैरह में मोबिल डालते हैं, इससे हम घर्षण को कम कर सकते हैं। घर्षण बल एक क्षयकारी बल है, इसके द्वारा हम सर तेल मोबिल डाल करके इसको कम कर सकते हैं, क्षय हो सकता है इसका, और उसके लिए हम लोग स्नेहक लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। जो डाल रहे हो तुम ये लुब्रिकेंट स्नेहक कहते हैं कि घर्षण बल क्षयकारी या छिन्न बल होता है, इसे स्नेहक लुब्रिकेंट की सहायता से कम किया जा सकता है। तेल मोबिल डाल के हम इसको कम कर सकते हैं। अब स्नेहक सर 3 प्रकार का होता है। स्नेहक मतलब वही हो गया तेल मोबिल ग्रीस वगैरह, ये 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और अर्ध ठोस। गैस नहीं होता है। ठोस में हो गया तुम्हारा ग्रेफाइट, द्रव में हो गया तुम्हारा तेल मोबिल, अर्ध ठोस में हो गया ग्रीस, आधा ठोस होता है। देखो स्नेहक के रूप में तेल मोबिल ग्रीस ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ठोस स्नेहक हो गया ग्रेफाइट, बहुत फिसलनदार होता है। सर स्नेहक का काम है फिसलनदार बना देना, घर्षण को कम कर देना, तेल मोबिल जो डालते हैं हम। द्रव में तेल और मोबिल हो गया, अर्ध ठोस में ग्रीस हो गया, अर्ध ठोस में ग्रीस हो गया, ठोस में ग्रेफाइट हो गया, स्नेहक द्रव में हो गया तेल और मोबिल, अर्ध ठोस में ग्रीस हो गया। ग्रेफाइट तुम लोग भी जानता है पेंसिल में पाया जाता है। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें चला तो पेंसिल में पाया जाता है। ग्रेफाइट कहां पाया जाता है? पेंसिल में पाया जाता है। अब घर्षण बल का मान पे हम सर अलग से चर्चा करेंगे, गौर फरमाइएगा। हमने कहा तुमको गति या विराम का विरोध प्रथम नियम, चोट कम या ज्यादा लगना द्वितीय नियम, चोट खाली लग गया तृतीय नियम। संतुलित बल होगा समान तथा विपरीत दिशा में होगा, बहुत ज्यादा होने पर अवस्था परिवर्तन हो जाएगा, टूट जाएगा। और संतुलित बल होगा एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम होगा लेकिन विपरीत दिशा में होगा, इसमें गति होगा किधर की ओर, ज्यादा बल की ओर। उसके बाद अगर सतत चाल से चलेगा मतलब कोई बल नहीं लग रहा है, घोड़ा द्वारा पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी जो घोड़े पर बल लगाएगा उसके कारण जो घोड़ा उछलेगा तो आगे बढ़ेगा। घर्षण क्या है सर? घर्षण दो सतहों के बीच लगने वाला वह बल है जिसके कारण सर जो गति का विरोध करता है। अगर गति इधर होगा तो घर्षण इधर होगा। घर्षण कम करने के लिए हम लोग स्नेहक का उपयोग करते हैं, लुब्रिकेंट। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और अर्ध ठोस। ठोस में ग्रेफाइट हो गया, द्रव में तेल मोबिल हो गया, अर्ध ठोस में ग्रीस हो गया। ये इतनी चीजें हम लोग यूज करते हैं। अब देखो घर्षण बल का मान सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। जैसे इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल है तो तुम एक उंगली दो, अब पूरा का पूरा 5 थाप लगा दो ऐसे, तो क्षेत्रफल पर यह निर्भर नहीं करता है, लेकिन सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे अगर बहुत रुखड़ा सतह होगा तो ज्यादा विरोध होगा, अब प्लेन सतह होगा तो कम विरोध होगा। कहते हैं कि घर्षण बल सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, जबकि सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्लेन होगा तो कम घर्षण होगा, रुखड़ा होगा तो ज्यादा घर्षण होगा। प्लेन होगा तो कम घर्षण होगा, रुखड़ा होगा तो ज्यादा घर्षण होगा। घर्षण बल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है लेकिन क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। एक उंगली दो कि 5 उंगली दो, घर्षण सेम लगेगा। तो घर्षण बल सर सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। रुखड़ा होगा तो ज्यादा घर्षण होगा, प्लेन होगा तो कम घर्षण होगा। अगर मान लो कि कोई वस्तु को तुम धक्का दे दिया, उसको रोकने के लिए तुम कोई बल नहीं लगा रहे हो, तो जो घर्षण बल होगा वही उसको धीरे 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 रोक देगा, क्योंकि घर्षण गति का विरोध करता है। घर्षण बल गति का विरोध करता है। मान लो तुम इसको बल लगा के छोड़ दिए, तो बल लगा के छोड़ दिया, धीरे धीरे जाकर कहीं रुकता है। क्यों रुकता है? क्योंकि घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में। अगर तुम डायरेक्ट बल लगा देते हो तब भी रुकेगा, लेकिन अगर छोड़ दोगे तब भी कुछ दूर जाके रुक जाएगा, क्योंकि घर्षण बल गति का विरोध करता है। तुमको कहेगा क्वेश्चन कि अगर कोई वस्तु को हम धक्का देकर छोड़ देते हैं तो वो रुक जाता है बिना बल लगाए, किस बल के कारण? तो कहेंगे घर्षण बल के कारण, क्योंकि घर्षण बल गति का विरोध करता है। तो कहने का मतलब अगर किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो वह घर्षण के कारण रुक जाएगा। अब बल लगा दोगे तब तो इसे भी रुक जाएगा।
तो घर्षण हमने कहा सर, घर्षण वह बल है जो गति का विरोध करता है, गति के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको हम क्षयकारी बल कहते हैं। स्नेहक 3 प्रकार के ठोस, द्रव, अर्धठोस होता है। ठोस की अगर हम बात करें, ठोस के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, तेल मोबिल द्रव के रूप में, ग्रीस अर्धठोस के रूप में। ग्रेफाइट सर पेंसिल में प्रयोग करते हैं। घर्षण बल सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, प्रकृति पर करता है। रुखड़ा होगा ज्यादा घर्षण, प्लेन होगा तो कम घर्षण। अगर किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो रुक जाएगा। किसके कारण? घर्षण के कारण। क्योंकि कहीं ना कहीं तो सर घर्षण विरोध कर ही रहा है, धीरे धीरे ही सही लेकिन रोक देगा। ठीक है, अब देखो कोई सतह अनियमित है, अनियमित है मतलब प्लेन नहीं है, अनियमित है, इसका मतलब घर्षण होगा। वो तो किसी भी सतह की अनियमितता का कारण घर्षण है, किसी भी सतह के अनियमितता का कारण घर्षण बल है। अनियमित है मतलब सर प्लेन है, रुखड़ा है, इसका मतलब घर्षण बल लग रहा है। तो कहता है किसी भी सतह के अनियमितता का कारण क्या है? घर्षण है। अब यहीं तक हम लोग रखेंगे। घर्षण गति का विरोध करता है, कम किया जा सकता है स्नेहक के द्वारा, इसीलिए क्षयकारी बल कहते हैं। ठोस, द्रव, अर्धठोस 3 प्रकार का स्नेहक होता है। ठोस में ग्रेफाइट हो गया, द्रव में तेल मोबिल हो गया, अर्धठोस में तुम्हारा ग्रीस हो गया। और उसके बाद सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है ये, जो सर सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, प्रकृति पर करता है। असर बल लगा के छोड़ देगा तो रुक जाएगा घर्षण के कारण। कोई सतह अनियमित है, इसका मतलब वहां घर्षण बल लग रहा है। अनियमित मतलब रुखड़ा हो गया, रुखड़ा होगा तो घर्षण होवे करेगा। ठीक है, आज की कार्रवाई को हम लोग यहीं तक रोकेंगे। अगली कक्षा में हम लोग सर इससे आगे घर्षण को खत्म करेंगे और अगले टॉपिक पे चलेंगे। खूब मन लगा के पढ़िए सर। बिहार पुलिस के लिए एक हम वीडियो बनाने वाले हैं, उसका सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग सर ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच, लव यू। खूब मन लगा के पढ़िए ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस बार मम्मी पापा को दिखा देना है कि देखो तेरा बेटा लायक है, नालायक नहीं।